हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग वायर। लेट अस सपोज, ध्यान दो कैसा क्वेश्चन है। मान लो ये एक इनफाइनाइट वायर है, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है I1। दूसरा एक इनफाइनाइट वायर है, इसमें भी करंट ऊपर की तरफ जा रहा है I2। ये दोनों पैरेलल हो गए, ठीक है। दोनों में करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है ना। अब लेट अस सपोज कि दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो है D, ठीक है। वी नीड टू फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय द वायर, है ना, I1, है ना, टू द वायर I2। तो क्या करेंगे, ये इनफाइनाइट वायर है, ये भी इनफाइनाइट वायर, हमको इस वायर के चलते फोर्स निकालना है। किस वायर पे, इस वायर पे। तो हम क्या करेंगे, इस वायर में एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, DL वेक्टर या DL2 वेक्टर लिख देते हैं। क्यों DL2? क्योंकि मैंने ये एलिमेंट लिया है वायर नंबर 2 में। ये मान लो वायर नंबर 1 है, ये वायर नंबर 2, ये DL2 वेक्टर। DL2 वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, करंट कहाँ है, ऊपर, DL2 डायरेक्शन होगी, छोटा सा एलिमेंट, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस वायर के चलते इस पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड, इस वायर के चलते इस पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो ये वायर करंट ऊपर है तो इस पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होगा कितना, V1। क्यों V1 लिखे, क्योंकि हम वायर नंबर 1 के चलते हैं हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना, इसीलिए हम इसको क्या लिखे, V1। तो क्रॉस आ रहा, ठीक। कितना वैल्यू होगा V1 का, ठीक है। तो V1 होगा μ0 I1 बाई 2 पाई B, ये लेंथ। अब हमको इस पोजीशन का मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, और मैंने क्या बताया था कि अगर छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट है DL वेक्टर, ठीक है, और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अगर है B, तो इस DL और इससे करंट है I, तो इस DL वेक्टर पे फोर्स कितना होगा, तो F वेक्टर बराबर होगा I DL क्रॉस B। दिस वाज द फार्मूला। अब यही चीज यूज करना है। इस पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड भी है, इससे करंट भी है, और ये छोटा सा एलिमेंट मैंने कंसीडर किया है, तो इसके हिसाब से लिखेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, या छोटा, क्योंकि छोटे से एलिमेंट की बात कर रहा है तो DF लिखते हैं, ठीक है। DF टू 1 क्या आएगा, I, किसका, किस पे फोर्स चाहिए हमको, इस पे, इसका करंट होगा I2 इंटू DL2, और किसके मैग्नीट्यूड पे चलते, फील्ड के चलते, इसके चलते B1 में। अब देखो इन दोनों में कितना आएगा, 90 डिग्री। DF21 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो I2 DL2 B1, B1 का वैल्यू डाल दो, कितना आएगा, μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई B into DL। This is the expression for force on the element of this wire due to this infinite। समझ गए चीज, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब ध्यान देना, क्योंकि ये वायर इनफाइनाइट है ना, तो इनफाइनाइट है तो हम पूरे वायर पे फोर्स नहीं निकाल सकते। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग लिमिट यहाँ पे इंफिनिटी टू इंफिनिटी देंगे ना, तो ये डिफाइंड हो जाएगा, नहीं, नॉट डिफाइंड रहेगा, ठीक है। तो इस पूरे वायर पे हम लोग फोर्स नहीं निकाल सकते। इस वायर, इसके चलते इस वायर के एक एलिमेंट पे फोर्स निकालेंगे, या एक किसी पर्टिकुलर लेंथ पे हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग निकाल सकते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। कैसे, DL2 को इधर भेज दो, तो भेज दिया अगर DL2, तो DF21 अपॉन DL2, ठीक है, क्या आ जाएगा, μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई। समझ गए चीज, क्या है भाई, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वायर 2। वायर 2 पे ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, मतलब अगर हम इतना लेंथ पे निकालें L, ठीक है, तो फोर्स हो जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ इंटू L, ठीक है। क्या कर देना है, दोनों तरफ L इंटू कर दो, तुमको मिल जाएगा इतने वायर पे। पूरे वायर पे फोर्स क्यों नहीं एक्सप्रेशन पे लिख रहे हैं, क्योंकि ये पूरा वायर कितने लेंथ का है, इनफाइनाइट लेंथ का है। सिमिलरली अब इस वायर के चलते हम इस पे फोर्स का एक्सप्रेशन देखें। अच्छा हाँ, सॉरी, फोर्स का डायरेक्शन तो हम लोग देखें ही नहीं, तो
फोर्स का डायरेक्शन कैसे देखेंगे, ये वाले रूप से क्रॉस कर लो, डीएल वेक्टर, फील्ड वेक्टर, फोर्स वेक्टर, डीएल फील्ड फोर्स, मतलब फोर्स इधर आएगा, ठीक है, 2 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब आप इस पे देखते हैं, ये पूरे के पूरे इनफाइनाइट वायर के चलते इसके एलिमेंट पे कितना फोर्स आता है, इस इनफिनिटी, ठीक। तो इस पे हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट ले लें, ठीक है, ये कंसीडर किया जाएगा इसको DL1 वेक्टर, क्योंकि नंबर 1 पे हम ले रहे हैं DL1 वेक्टर। अब इसके चलते इस पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड डालें, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो D है, तो इस पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो देखो करंट कहाँ है, ऊपर, तो ऊपर है तो पाम के हिसाब से फील्ड कहाँ जाएगा, फील्ड आएगा डॉट, तो यहाँ डॉट है कितना, तो B2, क्योंकि वायर नंबर 2 से निकाल रहे हैं, तो B2 कितने के बराबर होगा, तो म्यू नॉट I2/2 पाई D, और फोर्स कितना होगा, तो DF12 बराबर I1 DL1 क्रॉस D2, ठीक है। जिस पे फोर्स निकालते हैं उसका करंट, उसका एलिमेंट और जिसके चलते फील्ड, ठीक। तो DF12 जो हो जाएगा, ये हो जाएगा B2 को लिखोगे म्यू नॉट I2/2 पाई D, ठीक है, इंटू I1 इंटू DL1। तो ये फिर इस एलिमेंट पे फोर्स है, किस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक करंट का डायरेक्शन ऊपर है, तो डीएल का वेक्टर ऊपर है गया, मैग्नेटिक फील्ड बाहर हो गया, ठीक। लेकिन हम लोग फिर फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालेंगे, क्या आएगा, DF12 बाई DL1 बराबर म्यू नॉट I1 I2/2। पैरेलल इनफाइनाइट वायर के चलते एक वायर पे दूसरे वायर के लिए फोर्स पर यूनिट लेंथ याद रखना म्यू नॉट I1 I2/2 पाई D। अब इस वायर के चलते यहाँ पे कोई लेंथ निकालना है L में, इंटू L कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा। अब देखो तो फोर्स का नेचर कैसा है, तो नेचर ऑफ द फोर्स, अगर दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है, अगर दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है, फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव होगा। और यही चीज अगर एक का डायरेक्शन पलट दो, ठीक है ना, एक का डायरेक्शन बदल दो, तो मैग्नीट्यूड वाइज तो यही आंसर आएंगे, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन भी पलट जाएगा, रिपल्सिव। फोर्स का नेचर क्या पड़ जाएगा, तो याद रखना, अगर सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो नेचर अट्रैक्टिव होगा, और फॉर सेम डायरेक्शन, और अगर हम बात करेंगे नेचर का, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपल्सिव होगा। ठीक है, डायरेक्शन जो होंगे अपोजिट होंगे। देख लो, जैसे इसमें करंट का डायरेक्शन नीचे करती है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इस पोजीशन पे, वो ऐसे करंट है, इधर हो जाएगा क्रॉस। जब ये क्रॉस हो जाएगा तो एलिमेंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, फोर्स इधर आ जाएगा, उसी तरह इसमें भी फोर्स इधर आ जाएगा, नेचर कैसा हो जाएगा, रिपल्सिव। अब ये क्वेश्चन देखो, ये वायर इनफाइनाइट है, ठीक है, और ये फाइनाइट है जिसका लेंथ L है, लेकिन दोनों एक दूसरे से पैरेलल है। तो बताना है कि इस वायर के चलते इस वायर पे फोर्स कितना होगा, ठीक है। तो इस वायर के चलते इस वायर पे फोर्स जो होगा वो, ध्यान देना, इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। इनफाइनाइट वायर के चलते सामने वाले पैरेलल वायर के लिए फोर्स पर यूनिट लेंथ DF/DL जो होगा म्यू नॉट I1 I2/2। याद रखना, पिछली बार की क्वेश्चन में ये दोनों इनफाइनाइट, ठीक है ना, दोनों इनफाइनाइट थे ना, इसके चलते इस वायर पे फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट I1/2/2 था, इसके चलते इस पे, मतलब ऐसे दोनों इनफाइनाइट है, अगर I1 I2 D, ठीक है ना, इसके चलते इस पे
के लिए फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब कितना होगा, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी। और इसके चलते इसके भी फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा, ठीक। लेकिन इस केस में इस वायर के चलते इस वायर पे फोर्स पर यूनिट लेंथ 2 पाई यही होगा, म्यू नॉट बाई 2 पाई डी I1 इंटू I2। लेकिन इस वायर के चलते इस वायर पे फोर्स पर यूनिट लेंथ ये नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये फाइनाइट वायर है। इनफाइनाइट वायर के लिए ना इसके हर एलिमेंट पे ध्यान देना, यहां से लेके यहां तक वायर के हर एलिमेंट पे फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। और अगर इसको 1 मान रहे हैं, इसको 2 मान रहे हैं, तो वो होगा V1 बराबर म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई कांस्टेंट। लेकिन इस वायर के चलते इस इनफाइनाइट वायर की हर पोजीशन पे फील्ड कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि ये फाइनाइट है। तो हम लोग फॉर्मूला में यूज करेंगे ये वाला, हर पोजीशन के लिए θ1 और θ2 अलग होगा ना। तो ये चीज इससे इसके लिए वैलिड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के जैसा ना कि ये Q1 है, ये Q2 है। Q1 इस पे इधर लगा रहा है F, तो Q2 इस पे लगाएगा F। ये ट्रू नहीं होता है मैग्नेटिक फोर्स। ये इस पे जो फोर्स लगाएगा वो फोर्स ये इस पे नहीं लगाएगा। समझ गए चीज? तो ये चीज जो हम लोग लिखते हैं ना, ठीक है, ये सिर्फ इनफाइनाइट वायर के चलते सामने वाले वायर के एलिमेंट पे हो सकता है, वायर के लिए पर यूनिट लेंथ के लिए हो सकता है। नहीं तो अगर बहुत कंफ्यूजन होगा तो डायरेक्ट क्या करो, ये वायर कंसीडर करो, ठीक है, इसके चलते यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो, B1 निकल गया। अब B1 हर पोजीशन पे सेम होगा, यहां से लेके यहां तक के हर पोजीशन पे क्रॉस होगा, तो यूनिफॉर्म हो गया इसके लिए कितना, B1। अब मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, तो ये वायर इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, फोर्स इधर होगा अट्रैक्टिव, सीधे फोर्स बराबर IL B1 I2L B1, मतलब कि म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी। और अगर इसको यूज करेंगे तो सीधे से ये हो गया इस वायर पे फोर्स पर यूनिट, इस वायर पे लगने वाला फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स कितना हो जाएगा dF म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी इंटू dl। इंटीग्रेट कर दो तो F बराबर कितना हो जाएगा, dl का इंटीग्रेशन L, क्योंकि ये सारा कांस्टेंट है। L फोर्स किधर होगा, अंदर। याद रखना ये फॉर्मूला भी तभी लगता है ना, याद रखना ये फॉर्मूला भी तभी लगता है जब ये दोनों पैरेलल होंगे, मतलब इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कभी चेंज नहीं कर रहा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये एक इनफाइनाइट वायर, ठीक, और ये एक फाइनाइट वायर जिसका लेंथ है L, ठीक, मगर ये दोनों एक दूसरे से जो है वायर पैरेलल ना होकर परपेंडिकुलर, ठीक है। और ध्यान देना ये वायर का ये वाला एंड यहाँ से d डिस्टेंस की दूरी पे है, तो ये वाला एंड इससे कितने दूरी पे होगा, L प्लस d। तो बताना है कि इस वायर के चलते इस वायर पे फोर्स कितना, ठीक है। तो कुछ नहीं, ठीक है, बेसिक एकदम याद रखना। क्या करना, यहां से x डिस्टेंस की दूरी एक छोटा सा एलिमेंट कट करेंगे, कितना लेंथ का, dx या dl वेक्टर, जो भी बोला, l डिस्टेंस पे dl वेक्टर बोल सकते हो, लेकिन dx वेक्टर, ठीक है। किस डायरेक्शन में dl वेक्टर, dx वेक्टर इस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में करेंगे। अब इस छोटे से एलिमेंट के रीजन को पे हम लोग इसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको यूनिफॉर्म कंसीडर करेंगे। तो कितना है, यहां से लेके यहां तक के रीजन के लिए मैग्नेटिक फील्ड B1 होगा म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई x, क्योंकि यहां से ये दूरी परपेंडिकुलर x। अब इस छोटे से पे डायरेक्शन क्या होगा, सॉरी, तो डायरेक्शन होगा ये ऐसे नीचे क्रॉस, करंट ऐसे है तो क्रॉस, तो फोर्स कितना होगा, तो ध्यान देना करंट कैरिंग वायर x एक्सिस के अलॉन्ग है,
फील्ड है नेगेटिव जेड एक्सिस पे चलते, तो फोर्स कैसे हो निकालेंगे? तो फोर्स करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स आएगा ऊपर, कितना डी एफ, कितना होगा डी एफ आई डी एल क्रॉस बी। आई कितना है? आई टू। डी एल कितना है? डी एक्स। डी एक्स और बी में कितना एंगल है? 90 डिग्री, तो साइन 90 हो गया 1 इंटू बी। बी की जगह क्या लिखेंगे? न्यू नॉट आई वन बाई 2 पाई एक्स। ठीक है, तो डी एफ बराबर हो जाएगा न्यू नॉट आई वन आई टू बाई 2 पाई डी एक्स अपॉन एक्स। अब ये वायर जो होगा वो इसी तरह के छोटे छोटे एलिमेंट से बना हुआ है, और सब एलिमेंट पे इसके चलते फोर्स इधर होगा। तो हर एलिमेंट के लिए dx वेक्टर इधर ही होगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर ही होगा, तो फोर्स भी ऊपर ही होगा। तो सबका डायरेक्शन सेम है, तो सीधे हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। ऐड कर देने का मतलब इंटीग्रेट कर देते हैं। कहाँ से कहाँ तक? तो एंड शुरू होगा डी से लेके एल, डी से लेके एल प्लस डी। मेजर यहाँ से कर रहे हैं ना, तो x का ये वैल्यू होगा d और ये वैल्यू होगा एल प्लस डी। तो इंटीग्रेट किए f बराबर आ जाएगा म्यू नॉट आई वन आई टू बाई 2 पाई, इसको याद रखना। इसके बाद लिख देना लॉन, लॉन अपर लिमिट हो जाएगा l प्लस डी अपॉन डी। दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द फोर्स, डायरेक्शन ऊपर। तो इस तरह का वायर याद रख लेना। ये है इनफाइनाइट, ये है फाइनाइट ऊपर की तरफ, तो फोर्स होगा इस पे। अगर पैरेलल है अट्रैक्टिव, अगर एंटी पैरेलल हो गया ये दोनों का करंट, तो रिपल्सिव। ठीक है, कितना? तो म्यू नॉट आई वन आई टू बाई 2 पाई डी इंटू एल, सीधे। और इस तरह का केस हो गया जिसमें इनफाइनाइट वायर है और इधर ये वायर है। ठीक, ये डिस्टेंस अगर d है और ये डिस्टेंस अगर l है, तो सीधे रिजल्ट ये। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट याद है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन है, एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है और इसके सामने में एक स्क्वायर लूप है। स्क्वायर लूप का जो साइड लेंथ है वो l है, ठीक है, और ये वाला जो नियरेस्ट एज है स्क्वायर लूप का इस इनफाइनाइट वायर से, इनके बीच में सेपरेशन भी। तो बताना है कि व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस स्क्वायर लूप ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर। ठीक है, तो सिंपल है, इस वायर के चलते ना इस स्क्वायर लूप के चारों एज पे इंडिविजुअली फोर्स निकालते। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में, ये दोनों पैरेलल वाले केस में बस करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, तो करंट का डायरेक्शन अपोजिट होने के चलते ये जो होगा वो रिपल्सिव होगा। लेट अस सपोज इसको मान लिया हम लोग F1, कितना आएगा F1? तो याद रखना पैरेलल के लिए सीधे याद रखिएगा म्यू नॉट आई वन आई टू बाई 2 पाई, इनके बीच में सेपरेशन है d इंटू एल। किस डायरेक्शन में? इंटू एल। अब आप इस वाले पे लो, ये दोनों तो करंट का डायरेक्शन सेम है, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन अट्रैक्टिव होगा। ये वायर इस पे फोर्स किधर लगाएगा? इधर। कितना? F2। F2 कितना होगा? म्यू नॉट आई वन आई टू बाई 2 पाई, इन वायर और इस वायर के बीच की सेपरेशन तो L प्लस डी इंटू, क्योंकि ये पैरेलल है तो इसका लेंथ सीधे इंटू कर दो L। ठीक है, अब आप इस वायर और इस वायर को देखो, तो इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड किधर है? ध्यान देना, ये करंट है नीचे की तरफ, ठीक है, तो नीचे की तरफ है तो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा? बाहर की तरफ। तो याद रखना इस वायर के इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक हर पोजीशन में डॉट, ये भी इस वायर के लिए भी इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन हर पोजीशन के लिए डॉट। अब आप डॉट है ना, तो फोर्स का डायरेक्शन इसके लिए नीचे F3, इसके लिए डॉट ही है, इधर है करंट ऊपर F4। अब F3 कितना होगा? तो
ये लेंथ हो गया L और ये लेंथ हो गया T, सीधे म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई लॉन L प्लस D अपॉन D। और ये फोर्स F4, तो F4 भी यही होगा। क्यों? क्योंकि बस इस पोजीशन का फर्क है, दोनों का लेंथ सेम, दोनों का लिमिट सेम, इंफिनिटी है ना। जैसा ये वायर बिहेव कर रहा था वैसे ही ये वायर बिहेव कर रहा, क्योंकि इन दोनों के बीच में सेपरेशन फाइनाइट और ये इनफाइनाइट, ठीक है। ये पोजीशन से ये पोजीशन का लिमिट और ये पोजीशन से ये पोजीशन का लिमिट सेम है, तो इसके लिए भी फोर्स यही होगा, लेकिन अपर डायरेक्शन। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे, क्योंकि इसमें आ रहा है F1 म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई D इंटू L, और इसमें आ रहा है म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई L प्लस D इंटू L। समझ गए इस चीज को? तो फोर्स कितना आएगा? तो दिस माइनस दिस, मतलब ये इधर है ये इधर है, तो नेट फोर्स होगा F1 माइनस F2। क्यों? ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे, तो आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई L 1 बाई L बाई 1 बाई D माइनस 1 बाई L प्लस। ओके, ठीक है, और सॉल्व होगा ये, है ना। इनको एलसीएम लेके L प्लस D माइनस D करोगे तो L बचेगा, L स्क्वायर हो जाएगा, जो भी है ये रिजल्ट। तो ये कुछ समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन, इनफाइनाइट वायर है, करंट है I1, इसमें करंट है I, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लूप है, करंट इसमें मूव कर रहा है। बताना है व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय दिस इनफाइनाइट वायर ऑन दिस ट्रायंगुलर लूप। तो इसको भी हम लोग कैसे देखेंगे? तीन अलग अलग लूप पार्ट में, एक वायर ये, एक वायर ये, एक वायर ये। तो ये वायर तो बड़ा आसान है, दोनों पैरेलल है, इसको फोर्स लगेगा F1, वो भी अट्रैक्टिव। कितना होगा F1? म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई, ये सेपरेशन अगर D है तो D इंटू इसका लेंथ कितना है L। अब बात करते हैं इस वाले पे और इस वाले। तो ध्यान देना, हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इस पे सबसे पहले इस एंड से यहां से अलोंग द लेंथ हम लोग काम कर रहे हैं। x डिस्टेंस पे छोटा सा एलिमेंट रखिए dx, dx का डायरेक्शन किधर होगा? अब इस पोजीशन पे या इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? तो करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस होगा। तो इस याद रखना, ये लूप जो है वो XY प्लेन में है, मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव जेड एक्सिस के चलते हैं। तो ये एलिमेंट भले इधर दिख रहा है, लेकिन इसके ये एलिमेंट इस फील्ड से परपेंडिकुलर है, तो इस पे फोर्स, तो एलिमेंट इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स ऊपर, dF2। सिमिलरली इस वाले में देखो, यहां से जो भी है x डिस्टेंस की दूरी पे छोटा सा एलिमेंट रखिए, तो dx वेक्टर किधर आएगा? इस पे फोर्स, तो यहां भी क्रॉस होगा, फोर्स इधर, मैग्नेटिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड इधर। तो 2 हटा दो, इसको भी df ही लिखो। क्यों लिखा मैंने df? क्योंकि जितना एलिमेंट ये, उतना ही एलिमेंट ये, दोनों को सिमेट्रिकल पोजीशन पे लिए है, क्योंकि पूरा फ्रेम ही सिमेट्रिकल है। तो यहाँ से ये दूरी और यहाँ से ये दूरी बराबर होंगे। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा B, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा B सेम, तो dF जो हो जाएगा वो हो जाएगा I dx, I2 dx B, दोनों के, ठीक है। अब ध्यान देना, ये वायर में यहां से यहां तक 0 से लेके L, x यहां से शुरू कर रहे हो ना, तो 0 से लेके L यहां तक आओगे। x का डायरेक्शन देखो, अलोंग द लेंथ है, तो तुम जब इस पोजीशन से इस पोजीशन तक सारे एलिमेंट लोगे ना, x वैरी करेगा 0 से लेके L अलोंग द x, ठीक है। तो इसी तरह का हर एलिमेंट होगा, हर एलिमेंट पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो इधर ही आएगा,
इसके हर एलिमेंट पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो इधर ही आएगा, ठीक है। और सिमेट्रिकल पोजीशन वाले, है ना, पे डायरेक्शन मतलब कि फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम। तो क्या करते हैं, उनको एक चीज दिखाते हैं, इसको रिजॉल्व करते हैं एक इधर एक इधर, इसको रिजॉल्व करते हैं एक इधर एक इधर, ठीक है। सबसे पहले देखो ये एंगल 60 डिग्री होगा पूरा, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री, तो ये भी 30, तो ये 60 है ना, तो ये हो जाएगा df cos 60 और ये हो जाएगा df sin 60, ये df sin 60, ठीक है, और ये df cos। क्या दिख रहा है कि ये और ये कैंसिल हो रहा है और ये दोनों ऐड हो रहा है। तो इस वायर और इस वायर पे लगने वाला फोर्स के लिए हमको सिर्फ कौन सा कंपोनेंट देखना होगा, हॉरिजॉन्टल। तो dfx से कितना आ जाएगा, तो हम दोनों एलिमेंट को ले ले रहे हैं, बस एक ही के लिए इंटीग्रेट करेंगे। तो 2 इंटू I2 इंटू dx इंटू b इंटू साइन नहीं सॉरी cos 60 2 टाइम्स, मतलब हम ये दोनों एलिमेंट को कंसिडर करेंगे, ठीक। अब सिर्फ एक बार इंटीग्रेट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, 2 टाइम्स से इंटू है तो इसके लिए भी इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। और हम लोग जान रहे हैं कि ये वाला कंपोनेंट क्या करेगा, जुटेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक के वायर फ्रेम के लिए जो नेट फोर्स आएगा वो इधर आएगा, किस साइड में, इस साइड में, और इस फ्रेम के लिए फोर्स किधर आएगा, इधर, ठीक है। तो हमारा इधर के डायरेक्शन का जो फोर्स है F वो निकालो। तो B का पहले वैल्यू हम लोग को पुट करना, ठीक है। B क्या है, इस पोजीशन का मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पोजीशन का यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होगा। तो ये डिस्टेंस है D, ठीक, और ये एंगल होगा 30 डिग्री, यहाँ से यहाँ आएगा x, तो ये डिस्टेंस होगा x cos 30 डिग्री, ठीक है। तो B जो होगा वो होगा म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई d प्लस x cos 30 डिग्री, ठीक है। तो dfx कितना आएगा, म्यू नॉट I1 I2, ये 2 कट जाएगा, पाई, ठीक है, इंटू cos 60 की जगह पे 1/2 इंटू dx अपॉन d प्लस x cos 30 इंटीग्रेट। तो हम लोग x वैल्यू करा रहे हैं, x को लेना यहाँ से शुरू किए थे, यहाँ से नहीं किए थे, यहाँ से शुरू किए थे, तो 0 से L। तो रिजल्ट क्या आएगा, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई, ठीक, लॉन क्यों आएगा, क्योंकि ये 1/x का फॉर्म है, ये d कांस्टेंट है, cos 30 कांस्टेंट है, लॉन, ठीक है। तो d प्लस x cos 30 डिग्री फ्रॉम 0 to L। और ध्यान देना जो x का कोफिशिएंट है इंटीग्रेशन में वो डिवाइड हो जाएगा अपॉन cos 30 डिग्री, ठीक। लिमिट पट करो 0, तो ये d L, तो क्या हो जाएगा, d प्लस L cos 30 डिग्री अपॉन 0, तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई cos 30 डिग्री लॉन d प्लस L cos 30 डिग्री अपॉन, ठीक है, क्या आ जाएगा ये, अपॉन ये फाइनल रिजल्ट, ठीक है, ये फाइनल रिजल्ट आया, cos 30 डिग्री का वैल्यू लिख दो, ठीक है। तो ये F इधर, F1 इधर, ये वाला फोर्स बड़ा होगा, तो F नेट जो होगा वो होगा F1 माइनस दिस फोर्स, ठीक है ना, माइनस
ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना इस केस में ना पूरे रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं है ना, इसके चलते इस पूरे लूप में नेट फोर्स जीरो नहीं हो रहा है। या फिर ये भी नहीं कर सकते, ये इंड और ये इंड का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल के इस पे जो फोर्स हो रहा होगा वो इसके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे फोर्स हो रहा होगा, ये नहीं कर सकते क्योंकि पूरे रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड वैरी कर रहा है, इसीलिए हम लोग को इंटीग्रेट करना है। ये एक इनफाइनाइट वायर है लेकिन जेड एक्सिस के, ठीक है। अभी तक सारा हम लोग वाई एक्सिस के अलाउंग करके देख रहे हैं, लेकिन ये वायर है जेड एक्सिस का, ठीक है। करंट है बाहर की, और ये एक फ्रेम है, ठीक है। ये सर्कुलर आर्क है, इसका रेडियस है, इस सर्कुलर आर्क का सेंटर इसी पॉइंट पे लाई करेगा जिससे ये इनफाइनाइट वायर पास कर रहा है, ठीक है। इस आर्क का रेडियस है एक, ये भी एक सर्कुलर आर्क है जिसका सेंटर यही लाई करेगा और इसका रेडियस है बी। ये इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन है जो कि अगर तुम एक्सटेंड करोगे तो यहाँ इंटरसेक्ट करेगा और ये यहाँ इंटरसेक्ट करेगा, मतलब ये रेडियल डायरेक्शन है, ठीक। और इस फ्रेम में करंट कुछ इस तरह मूव कर रहा है, दिख रहा है। इस वायर के चलते इस फ्रेम में हम पे लगने वाला नेट फोर्स निकालना है। ध्यान देना इसमें भी करंट आई है, इसमें भी करंट आई है। I1 I2 भी रख सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ध्यान देना। तो हम लोग फिर से चार अलग अलग पार्ट में फोर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले इस पे फोर्स निकालेंगे। एक चीज देखो, इस पे फोर्स निकालने के चलते हमको इस पे एलिमेंट कंसीडर करना होगा, है ना, और हर एलिमेंट पे हमको इसके चलते फोर्स निकालना होगा, ठीक। अब मान लो मैं एक यहाँ पे एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक। इस एलिमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, इधर। तो इस एलिमेंट पे के डायरेक्शन इसके चलते यहाँ पे फील्ड कितना होगा, तो ये सर्कुलर आर्क है तो यहाँ से यहाँ का दूरी ए ही ए होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, पाम जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे। फील्ड किधर होगा, कर्ल कर दो ऊपर, फील्ड भी होगा ऊपर। तो बी भी ऊपर, आई भी ऊपर, दोनों पैरेलल है, मतलब इस एलिमेंट पे नेट फोर्स कितना होगा, जीरो। उसी तरह ध्यान देना एक इनफाइनाइट वायर के चलते, है ना, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का लाइंस कैसा होता है, कंसेंट्रिक सर्कल, मैंने बताया था कैसा होता है, कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है। तो ये एक सर्कुलर आर्क है, तो यहाँ इस इनफाइनाइट वायर से इस सर्कुलर आर्क का हमेशा दूरी कितना होगा, ए, ठीक। तो इस सर्कुलर आर्क पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हर पोजीशन पे इससे टेंजेंशियल डायरेक्शन, हर पोजीशन पे इससे टेंजेंशियल डायरेक्शन। मतलब इस वायर पे जितना भी एलिमेंट लोगे ना उसके लिए बी वेक्टर और एलिमेंट वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा। आई फोर्स होता है आई डी एल क्रॉस बी, ठीक है। तो डी एल क्रॉस प्रोडक्ट अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या हो जाएगा, जीरो, ये जीरो। सिमिलरली इसके लिए भी क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि इस केस में 180 डिग्री होगा। ये ऐसे है आर्क, इसका ऐसे घूमेगा लेकिन डीएल वेक्टर ऐसे घूम रहा है तो 180 डिग्री बनेगा। इसके चलते टैंजेंट इधर आएगा और इसके चलते टैंजेंट इधर आएगा, जीरो हो जाएगा। अब बात करते हैं इस पे और इस पे। तो यहाँ से एक्स डिस्टेंस की दूरी पे छोटा सा एलिमेंट लिए डीएक्स, इस पे फोर्स, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा किधर के तरफ, तो ये ऐसे गया इधर के तरफ बी, ठीक। dx वेक्टर किधर है, इधर। तो इन दोनों के बीच में देखो एंगल 90 डिग्री, तो dx इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, फोर्स कहाँ है, तो फोर्स बाहर के तरफ F, ठीक। इसके लिए इसके लिए तुम देखोगे तो यहां से ये वाला एलिमेंट लो इधर की तरफ, x डिस्टेंस की दूरी पे, समझ गए इस चीज को, x डिस्टेंस की दूरी पे। इसके लिए फोर्स कहाँ आएगा, तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड हम बाहर, ये लाइन ऐसे गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर, बी वेक्टर, तो डीएल वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है। अब फील्ड देखना है तो फोर्स जो है वो देखो ऐसे, एलिमेंट करंट का इधर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, फोर्स कहाँ जा रहा है नीचे। तो ये
यहाँ से ये x डिस्टेंस पे एलिमेंट था, यहाँ से ये x डिस्टेंस पे एलिमेंट था, तो दोनों एलिमेंट का जो डिस्टेंस है वो बराबर है। दोनों एलिमेंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो बराबर है। दोनों एलिमेंट के लिए I बराबर है। दोनों एलिमेंट के लिए dx का लेंथ बराबर है। तो दोनों एलिमेंट के लिए फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है। लेकिन इसके लिए फोर्स ऊपर आ रहा है और इसके लिए फोर्स नीचे आ रहा है, मतलब इस फ्रेम पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हेंस एफ नेट बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इस वायर के चलते इस पूरे के पूरे फ्रेम पे एफ नेट जो है वो 0। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को मैं थोड़ा सा छोटा ही रख रहा हूँ क्योंकि मैं बस फोर्स वाले करंट कैरिंग वायर का ही केस पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एम्पियर्स लॉ शुरू करेंगे। ठीक है, 2 लेक्चर्स में एम्पियर्स लॉ खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या शुरू करेंगे। क्लासिकल मैग्नेटिज्म भी शुरू कर सकते हैं, बार मैग्नेट के बारे में, अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में, फेरोमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक क्या होता है, इन सबों के बारे में पढ़ के 2-3 क्लास वो पढ़ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।